दोस्तों, हम अरुणेश पांडे आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है समास। तो उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल को स्टडी ऑफ मेधावीज को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं समास। इस टॉपिक में दोस्तों हम समास के भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और भी साहित्य से भी कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं दोस्तों। ठीक है, जो आने वाले आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक समास। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें समास क्या होता है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को, ठीक है दोस्तों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, समास कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस अर्थ का क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये कह क्या रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट राजा एक शब्द हो गया, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए पुत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का अर्थ देखिए पहले अलग अलग है, राजा अलग है, पुत्र अलग है। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, देखिए इसमें कह रहा है दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, ठीक है, तो जब मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राजपुत्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, राजपुत्र हो जाता है जब दोनों को मिला दिया जाता है। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों, इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक राज्य है उसका जो पुत्र होगा ये हो जाता है समास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और भी इसके नेक्स्ट लाइन को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है दोस्तों, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। तो ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है क्वेश्चन, ये एक आध दो पेपरों में पूछा गया है, पूछ लेता है कि समास के नियमों से बना जो शब्द होता है क्या कहलाता है। तो चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आप टिक कर लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, समस्त पद भी कहते हैं या सामासिक पद शब्द भी कहते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। ठीक है दोस्तों, समास रचना में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। ठीक है, तो दो पद कौन कौन से अभी बता ही दिए थे ऊपर ही कि इसमें दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके, तो इसमें दो पद होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यही मान लीजिए राजपुत्र हो गया, तो राजपुत्र में दो पद हैं, कौन कौन सा, एक हो गया पहला राजा, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, पुत्र हो गया। ठीक है, तो राजा जो है पहले पद को कहते हैं दोस्तों पूर्व पद, क्या कहते हैं, पूर्व पद। ठीक है, और दूसरे पद को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही चिड़ी मार में प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी पूर्व पद क्या हो जाएगा, चिड़ी यानी चिड़िया, और मार मतलब मारने वाला, तो ये हो जाएगा दोस्तों दूसरा पद यानी उत्तर पद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। तो समास के भेद, यानी समास मुख्यतः तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें और भी समास जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उन सब की भी चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम इसका 3 पार्ट बनाएंगे दोस्तों। पहले पार्ट में 3 समास की चर्चा करेंगे, आने वाले पार्ट में उससे अगले समास की चर्चा करेंगे, और जो बचा हुआ समास रहेगा उसको तीसरे पार्ट में कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों, और ये टॉपिक आप लोगों को कभी भूले भी ना। तो चलिए, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद कौन कौन से हैं, पहला है अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, तो अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास, और छठा होता है क्या दोस्तों, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये दोनों समास की भी चर्चा कर लेते हैं।
लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज सिर्फ 3 समास को पढ़ते हैं, जानते हैं और उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला समास क्या है दोस्तों? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास ये ऐसा समास होता है दोस्तों कि जिसका पहला पद, ठीक है, यानी पूर्व पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब अव्यय होता है। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है? फर्स्ट पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय मतलब यही होता है कि यदि किसी कोई ऐसा शब्द जिस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव ना पड़े। ठीक है दोस्तों, क्या? ऐसा पद जिस पर लिंग, वचन तथा कारक का प्रभाव ना पड़े उसको कहते हैं अव्यय। ठीक है दोस्तों, तो जिसका पहला पद, पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, ठीक है, और प्रधान हो, उसी को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कौन कौन से वर्ड आते हैं? एक आता है अनु। अगर मान लीजिए किसी वर्ड से पहले ये लगा हुआ है तो इन सबसे तुरंत जान जाइएगा कि ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हो गया भर, ठीक है, जैसे हो गया यथा, ठीक है, जैसे हो गया प्रति। तो ये कुछ शब्द हैं दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसी शब्द, अगर किसी शब्द से पहले ये लगा हुआ है तो तुरंत क्लियर कर लीजिएगा कि ये कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम इस टाइप पे क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट समास। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा समास कौन सा है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसका दोनों पद प्रधान होता है दोस्तों। ठीक है, द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसका दोनों पद प्रधान होता है और बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जैसे राम और श्याम। तो राम श्याम के बीच में ये योजक चिन्ह लगा होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे पाप पुण्य। ठीक है, पाप पुण्य। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या होता है? द्वंद्व समास होता है दोस्तों। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों ही मुख्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें राम भी अपनी जगह मुख्य हैं और श्याम जी भी अपनी जगह मुख्य हैं। तो इसमें एक चर्चा और कर लेते हैं कि यदि किसी भी समास में दो पद ऐसे हों जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ हो और ये एक दूसरे का उल्टा हो, अपोजिट हो। ठीक है दोस्तों, विलोम हो। विलोम नहीं कह सकते हैं, उल्टा कह सकते हैं। तो हाँ, विलोम भी कह सकते हैं। तो जैसे पाप पुण्य। तो देखिए दोस्तों, ये पाप का उल्टा यानी विलोम क्या होता है? पुण्य होता है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ठंडा गरम। ठीक है, देखिए ठंडा का विलोम क्या होता है? गरम होता है। तो ये भी सब क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, किस में आता है? द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करते हैं, नेक्स्ट समास की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट समास कौन सा है दोस्तों? द्विगु समास है। ठीक है, तो द्विगु समास क्या होता है दोस्तों? जिसका पहला पद, ठीक है दोस्तों, क्योंकि समास दो शब्दों से मिलकर के बना ही होता है, तो उसमें जो पूर्व पद है यानी पहला पद वो कोई गणनावाचक हो दोस्तों। ठीक है, गणनावाचक मतलब जैसे मान लीजिए हम लिख दें त्रिलोचन, त्रिलोचन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें दो शब्द हैं, कौन कौन से हैं? पहला हो गया त्रि और दूसरा हो गया लोचन। लोचन मतलब हो गया आँख और त्रि मतलब 3 आँख वाला। ठीक है, तो जो पहला पद है ये गणनावाचक हो, तो त्रि मतलब देखिए 3 हो गया। 3 गणना कर रहा है कि नहीं दोस्तों? तो देखिए हाँ, गणना कर रहा है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे और भी देख लीजिए, जैसे चौराहा। चौराहा, तो चौराहा में क्या होगा? चौ मतलब क्या हो गया? 4, और राह मतलब हो गया राह वाला। ठीक है, 4 राह वाला। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी ये जो 4 होगा ये कौन सा होगा? गणनावाचक होगा दोस्तों। तो इससे आप कंठस्थ कर लीजिएगा कि ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद अव्यय हो यानी प्रधान हो, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं इसको दोस्तों, और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। और तीसरा कंडीशन होता है कि वे एक दूसरे का विलोम होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों? जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, ये गणनावाचक होता है दोस्तों। ठीक है, तो गणनावाचक होता है तो उससे जान जाएंगे कि ये द्विगु समास होता है। तो चलिए इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन हैं और उसको सॉल्व करते हैं, उसमें भी हम आपको याद दिलाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास के महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भरपेट, ठीक है दोस्तों, भरपेट कौन सा समास है? तो अभी जब अव्ययी भाव समास समझा रहे थे आप लोगों को, तो बताए थे, इस शब्द की भी चर्चा किए थे। अगर कहीं भर आ जाएगा तो ये कौन सा समास होगा दोस्तों? ये होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा दोस्तों। तो ये भर जो होता है ये अव्यय होता है, इस पर लिंग वचन कारक का प्रयोग नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंचमढ़ी कौन सा समास है दोस्तों? ठीक है, अब देखिए इसमें पहली जो पूर्व पद है ये गणनावाचक आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है? गणनावाचक। पंच मतलब 5 हो गया और मढ़ी मतलब मढ़ वाला। ठीक है, तो पांच मढ़ियों का समूह, मढ़ों का समूह, ये क्या कहलाता है? पंचमढ़ी कहलाता है। तो देखिए पहला पद गणनावाचक आ गया, और गणनावाचक में क्या बताए थे दोस्तों? द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आप लोगों का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुण दोष। ठीक है, कौन सा समास होगा? तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, गुण दोष का उल्टा है। एक होता है किसी भी चीज़ में कुछ क्वालिटी होती है और कुछ दोष होता है। तो ये देखिए गुण का उल्टा दोष हो गया, तो ये कौन सा समास होगा दोस्तों? द्वंद्व समास होगा। और इसमें दोनों पद प्रधान भी होते हैं, गुण अपने जगह और दोष अपने जगह। तो ये क्या होता है? द्वंद्व समास होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिनों दिन कौन सा समास होगा दोस्तों? तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, ये होता है अव्ययी भाव समास। क्यों होता है? तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जब कभी भी दो शब्द, देखिए इसमें भी योजक चिन्ह लगा है, तो ऐसा मत करिएगा कि ये द्वंद्व समास होगा। इसमें योजक चिन्ह लगा है तो ये क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास इसलिए होता है क्योंकि जब कोई भी दो शब्द सेम हो, जैसे देखिए दिनों दिन है, ठीक है, दिन और दिन, ठीक है, ये दोनों सेम हैं, तो ये होता है अव्ययी भाव समास। लेकिन उसमें हम बताए थे द्वंद्व समास में कि वे एक दूसरे का उल्टा होते हैं और दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका अंतर समझ ही गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिदिन कौन सा समास होगा? ठीक है दोस्तों, तो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ये जो प्रति है ये भी क्या होता है? अव्यय होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोपहर कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, अब ये बताइए दोपहर में गणना आ रहा है, पहले दो है, दो पहरों का समूह। ठीक है, तो दो पहरों का समूह क्या हो जाएगा? दो गणना आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे भी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों पाप पुण्य कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, तो पाप पुण्य कौन सा समास होगा? ये द्वंद्व समास होगा। आप लोगों को एग्जाम्पल में भी बता दिए थे ऊपर ही, और ये एक दूसरे का उल्टा भी है दोस्तों, विलोम भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? प्रतिकूल कौन सा समास है? अभी आपकी चर्चा की, आप लोगों से चर्चा किए थे कि प्रति जो होता है ये क्या होता है? अव्यय होता है, और किसी भी शब्द से पहले जब लगा होता है ये, तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्माधर्म कौन सा समास है?
अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा क्या? धर्म और अधर्म, धर्म प्लस अधर्म। अब देखिए दोस्तों, ये एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। जब ये एक दूसरे का उल्टा होता है तो क्या बताए थे दोस्तों, ये कौन सा समास होगा? हाँ, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास होगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सप्ताह कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, सप्ताह कौन सा समास है? तो सप्ताह कौन सा समास होता है दोस्तों? ये होता है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास कैसे होता है? सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 7 दिन गणनावाचक आ गया, और गणनावाचक कौन सा होता है दोस्तों? द्विगु समास होता है, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाला जो भी वीडियो होगा आप लोगों को समय पर मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कौन सा समास, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। तो इसमें था तिरंगा, इसमें था दोस्तों तिरंगा, ठीक है, तिरंगा। तो तिरंगा कौन सा समास होगा दोस्तों? अब देख लीजिए, इसमें भी 3 रंगों का समूह आता है, ठीक है दोस्तों। तो 3 रंग वाला क्या हो जाता है? तिरंगा हो जाता है। तो देखिए इसमें भी गणनावाचक शब्द आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आगे आ रहे हैं। और जैसा कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये हल्का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ टफ भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ हल्के क्वेश्चन रहते हैं, जिससे आप लोगों को वीडियो देखने में और फिर क्या कहते हैं, इसको समझने में आसानी लगे, और सारे क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करते रहें दोस्तों, ठीक है। आपको कोई भी वीडियो हमारा बोर ना लगे, इसलिए हम उसी में हल्के भी थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, जो छोटे लेवल पेपरों में आते हैं और जो बड़े लेवल पेपरों में आते हैं उनकी भी चर्चा करते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? अनुरूप कौन सा समास है? ठीक है, अनुरूप कौन सा समास है दोस्तों? तो ये होता है अव्ययी भाव समास। अभी हम चर्चा किए थे कि अनु जो होता है ये क्या होता है? अव्यय होता है। तो किसी भी शब्द से पहले अगर ये लगा हुआ होता है तो कौन सा समास होता है दोस्तों? अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, आजन्म कौन सा समास होता है? तो ये भी दोस्तों होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है दोस्तों। ये जो आ होता है ये भी अव्यय होता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब किसी न किसी पेपर में पूछे हुए हैं। जो क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे हुए होते हैं वही क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोगों के सामने ला के रखते हैं, जिससे आप लोग इसको सही से देखें और अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 14 नंबर, राजा प्रजा कौन सा समास है दोस्तों? तो देखिए इसमें योजक चिन्ह भी लगा है, और ये दोनों शब्द अलग अलग भी हैं, और दोनों अपने में मुख्य हैं, प्रधान हैं। तो राजा भी अपने जगह प्रधान होता है, मुख्य होता है, और ये भी अपने जगह प्रधान यानी मुख्य होता है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? गुण दोष कौन सा समास है दोस्तों? तो गुण और दोष देखिए अभी ऊपर ही चर्चा किए थे दोस्तों। इसमें देखिए गुण जो है ये अपने जगह श्रेष्ठ है, और दोष जो है अपने जगह श्रेष्ठ है, ठीक है दोस्तों। अभी ये ऊपर बता दिए थे। तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब इसी क्रम में आगे साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत ही पेपरों में पूछे गए हैं दोस्तों, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हैं दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध है, सिफारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला जितना भी वीडियो हो आप लोगों को समय से मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो साहित्य का महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है दोस्तों। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं, तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, दिनकर जी। ठीक है, तो इनका चित्र आप लोगों के सामने है, ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है दोस्तों, एक और चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। इनको इस कृति के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए जो एक निबंध है दोस्तों, ये एक निबंध है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृति के 4 अध्याय क्या है, निबंध है कि काव्य है कि उपन्यास है कि जीवनी है। तो ये क्या है दोस्तों, निबंध है। ठीक है, तो इस कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार ये इनको मिला था दोस्तों। और कब मिला था, 1962 ईस्वी में। कब मिला था दोस्तों, 1962 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इनको इस कृति के लिए 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है दोस्तों, कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी भी एक चर्चा कर लेते हैं। ये जो कला और बूढ़ा चाँद है, ये दोस्तों है काव्य। ठीक है, ये है क्या, काव्य है। तो इसको भी कहीं लिख लीजिएगा, जैसा कि पेपर में पूछा जाता है कि उपन्यास है कि जीवनी है, ठीक है, या निबंध है, जो भी है, तो इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, काव्य है। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत जी को भी इस कृति के लिए, कला और बूढ़ा चाँद के लिए, इनको दोस्तों मिला था, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला था दोस्तों। ठीक है, इनको भी कब मिला था, 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिदम्बरा के लेखक, चिदम्बरा के लेखक कौन हैं, तो चिदम्बरा के भी लेखक कौन है दोस्तों, यही सुमित्रा नंदन पंत जी ही हैं। तो चिदम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी को इस कृति के लिए, यानी चिदम्बरा के लिए, इनको मिला था दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था दोस्तों। कब मिला था, 1968 में मिला था, और ये चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था दोस्तों। ठीक है, चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उर्वशी के लेखक। ठीक है दोस्तों, तो उर्वशी के लेखक कौन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी ही हैं। तो ये इनका चित्र है, आप लोग जानते ही होंगे, देखिए ऊपर हम एक बार चर्चा भी कर दिए हैं। तो उर्वशी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका कृति है। तो इसके लिए इनको भी मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। तो ये कब मिला था इनको, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, 1972 में। ठीक है, और 1972 में इनको कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनको 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। ठीक है, इनको 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस कृति के लिए मिला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसकी चर्चा करते हैं। यामा की रचना किसने की है,
ठीक है दोस्तों। तो यामा की रचना महादेवी वर्मा जी ने की थी। तो ये हैं महादेवी वर्मा जी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई महादेवी वर्मा जी। तो इनको भी इस कृति के लिए, यामा के लिए, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। और कब मिला था? 1982 में। और ये 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था दोस्तों। ठीक है, 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीएसआई में 2016 या 17 जिसमें हुआ हो, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था। और उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि यामा कृति के लिए इनको, महादेवी वर्मा जी को, कब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोगों को टिक करना था क्या दोस्तों? 1982 में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि हमारा वीडियो आज आप लोगों को कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा दोस्तों। और हमारे वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।